हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। तो दोस्तों आज हम लोग TMBU एग्ज़ाम जो कि 19-22 सेशन का होने वाला है BSc पार्ट 2 का, इसमें आज हम लोग 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि ये आप लोगों का सेकेंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ 1 से 40 तक बताया गया है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जाके पहले वो देख लीजिए वो वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिया गया है, सजेस्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तब इसके बाद ये देखिएगा, क्योंकि यहाँ जो होगा 41 से स्टार्ट करेंगे हम लोग 82 तक, उसके बाद तीसरा पार्ट होगा उसमें 82 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, जितना ऑब्जेक्टिव लास्ट में बचेगा टोटल करेंगे। उसके बाद आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव जो नया टाइप का रहेगा उसको मैं एक वीडियो में बाद में ले आऊँगा। और इसके अलावा जो भी चीज़ का आपका सब्जेक्ट है सब्सिडरी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स या जूलॉजी या और भी जो भी हिंदी ऑनर्स या जो भी सब्जेक्ट हैं, मैं सबका सजेशंस तैयार कर रहा हूँ और प्रोवाइड धीरे धीरे करते जा रहा हूँ। तो आप बस क्या कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए नए नए कंटेंट ढूंढने का प्रयास करूँगा। चलिए चलते हैं हम लोग, अब चलते हैं हम लोग आगे 41 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर। आपको बस क्या करना है, ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चाहे तो आप 2-3 बार अगर पढ़ लीजिएगा ना, 2-3 बार सुन लीजिएगा तो आपको खुद बाय खुद याद हो जाएगा, क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है इसको रटा नहीं जाता है, इसको बस सुन के याद हो जाता है। कहानी, चलिए कहानी भी हम लोग लाएंगे, पूरा आप लोगों को कवर कराया जाएगा, बस आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। और जी हाँ फ्रेंड्स, अगर ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो इसका PDF जो मिलने वाला है, जो भी नोट्स वगैरह प्रोवाइड हो जाएगा तो वो आपको व्हाट्सअप ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा, तो सिंपली वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जो भी सेशन के हैं वहाँ ज्वाइन हो जाइए। चलिए 41 नंबर है, तुलसीदास की काव्य भाषा क्या है। तो तुलसीदास की काव्य भाषा जो है वो है अवधी। क्या है, तुलसीदास की काव्य भाषा अवधी है। फिर तुलसीदास किस भक्ति धारा के कवि हैं। तुलसीदास राम भक्ति धारा के कवि हैं। किस भक्ति धारा के, तुलसीदास राम भक्ति धारा के कवि है। फिर 43 नंबर है, तुलसीदास की रचनाओं की भाषा क्या है। तो तुलसीदास की रचनाओं की भाषा जो है अवधी है। ये 2-3 तरह से पूछा जा सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा था तुलसीदास की काव्य भाषा क्या है, अवधी। फिर दूसरे भाषा से अगर पूछा गया तो तुलसीदास की रचनाओं की क्या भाषा है, अवधी। और जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कंफर्म होने के लिए कि आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव रहता है इसमें 50 मार्क में 10 ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाएगा और डायरेक्ट आपको आंसर देना है। जिस तरह मैं बता देना चाहता हूँ कि 44 नंबर का क्वेश्चन है, रामचरितमानस की किस भाषा में लिखा गया है। जैसे अवधी में लिखा गया है, डायरेक्ट आपको अवधी मारना है, ना कोई ऑप्शन, ना कोई आपको कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा आपके सामने, कोई भी तुक्का मारने की गुंजाइश ही नहीं है। जिस तरह आप 11-12 में तुक्का मारते थे वो भूल जाइए आप, क्योंकि ये ग्रेजुएशन में आपको पता है कि नहीं, हम पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं, पता होना चाहिए क्योंकि आप पार्ट 2 में आ गए हैं। चलिए 45 नंबर देखते हैं, क्या है, सूरदास के पद में कृष्ण कौन सा खिलौना लेने के लिए हट करते हैं। तो चंद्रमा। क्या है, चंद्रमा। सूरदास के पद में कृष्ण कौन सा खिलौना लेने के लिए, चंद्रमा लेने के लिए वो क्या मांगते थे। ये पढ़िएगा, जब सूरदास का कहानी पढ़िएगा ना तो उसमें मांग रहे थे वो खिलौना की जगह पे चंद्रमा मांग रहे थे। बताइए चांद कैसे देगा उसको, तो पढ़िएगा तो मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। ठीक, चलिए 46 नंबर है, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है। तो सूरदास की रचनाओं की भाषा जो है ब्रज भाषा है। क्या भाषा है, कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा सूरदास की है। चलिए सूरदास की किन बाल लीला का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया गया है। अगला है 48 नंबर, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था। सूरदास का जो जन्म हुआ था सीही नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, सीही नामक ग्राम में। याद रखिएगा, ये सब ग्राम हुआ, जन्म हुआ, ये सब बहुत पूछा जाता है, मृत्यु हुआ, ये सब बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और रही बात तिलका मांझी की, तिलका मांझी का तो हालत जानते ही है, जो मन तो दे सकता है, ये नहीं है कि ये ही क्वेश्चन आएगा ये फिक्स। तो इसीलिए बस आप लोगों के लिए मैं सजेस्ट क्वेश्चन ला रहा हूँ, इसको जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बैंक एनालिसिस करने के बाद तैयार किया गया है। चलिए 48 नंबर हो गया, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, सीही नामक ग्राम में। अब 49 नंबर, सूरदास किस काल के कवि थे। तो वो भक्ति काल के कवि थे। किस काल के, भक्ति काल के कवि थे। 50 नंबर है, सूरदास किस भाषा के कवि हैं, कवि थे, सॉरी, सूरदास किस भाषा के कवि थे, ब्रज भाषा के कवि थे। किस भाषा के, ब्रज भाषा के। फिर 51 नंबर, बाल लीला की रचयिता कौन है। तो बाल लीला के रचयिता जो है वो सूरदास जी हैं। चलिए 52 नंबर देखते हैं अब हम लोग। 52 नंबर क्या है, नागार्जुन पे आ चुके हैं। अकाल के बाद आप लोग पढ़े होंगे, ये आप
पार्ट 1 में भी पढ़े होंगे, अगर जिसका भी आरवी हिंदी होगा 100 मार्क का, उसमें पढ़े होंगे अकाल के बाद जो कि कुतिया कहानी कुतिया चूल्हा के पास रोती है, वो अगर पढ़िएगा ना बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। एक बार ज़रूर पढ़ के देखिएगा। अगर आपका 50 भी है तो 100 का जरूर पढ़ के देखिएगा। मैं बताया हूँ पूरा डिटेल में, उसको जरूर एक बार पढ़ के देखिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। चलिए, नागार्जुन की कौन सी रचना आपके पाठ्य पुस्तक में है? वह है अकाल और उसके बाद। जब अकाल आती है ना तो कुतिया सब रोने लगती है और छिपकली जो है गश्त लगाए बैठती है वहाँ दीवार पे, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक, चलिए, नागार्जुन का मूल नाम जो था वो क्या था? बैद्यनाथ मिश्र था। क्या था? बैद्यनाथ जी मिश्र था। चलिए, नागार्जुन का पूरा नाम क्या था? फिर पूछेगा नागार्जुन का मूल नाम क्या है? सबका एक ही आंसर होगा, बैद्यनाथ मिश्र। आपको डायरेक्ट याद करना, 2-3 बार अगर वीडियो देखिएगा ना याद हो जाएगा, क्योंकि हिंदी रटने वाला नहीं है। देखिए, जो वर्ड अभी बोले थे पंक्ति, वही बात यहाँ पे आ गई। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, ये काव्यांश किस कविता से लिया गया है? अकाल और उसके बाद। पार्ट 1 में इसको पूछा गया था, 10 नंबर में पूछा गया। कितना नंबर में? 10 नंबर में। समझ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी दिया है और आपको 10 नंबर में भी अर्थ लेखन में दे सकता है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। चलिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी तो ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं सेशन, इसमें तो ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते हैं वीडियो, क्योंकि लंबा हो जाएगा तो फिर आप देखने में मतलब हिचकिएगा। इसका मैं अलग से वीडियो सेपरेट लाऊंगा, अर्थ लेखन का, मुहावरा का, लिंग निर्णय का, सारा वीडियो अपलोड करूंगा। बस आपको क्या करना है? सिर्फ सपोर्ट करना है, और भाई को जितना सपोर्ट करना है ना कीजिए, आपके लिए बहुत मेहनत करेगा। ठीक, टेंशन मत लीजिए। चलिए, 57 नंबर है, क्या है? 56 नंबर, सॉरी। अकाल और उसके बाद की कवि के रचयिता कौन है? अकाल और उसके बाद कवि के रचयिता है नागार्जुन। फिर है 57 नंबर, अकाल और उसके बाद के कवि कौन है? नागार्जुन जी हैं। फिर है गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं। अब प्रेमचंद्र पे आ गए। चलिए, भीष्म का सरसैया से उपदेश किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की है, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए, 60 नंबर है, आते हैं 60 नंबर। दिनकर की कौन सी रचना आपके पाठ्य पुस्तक में है? तो दिनकर की जो रचना है मेरे पाठ्य पुस्तक में वो है भीष्म की सरसैया के उपदेश। क्या है? भीष्म के सरसैया के उपदेश है। चलिए, 62 नंबर अब देखते हैं, सॉरी 61 नंबर। दिनकर किस काल के कवि हैं? वो है आधुनिक काल के। फिर है 62 नंबर, दिनकर का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? बेगूसराय के सिमरिया गांव में हुआ था। दिनकर का पूरा नाम क्या था? रामधारी सिंह दिनकर जी था, रामधारी सिंह दिनकर जी। 64 नंबर देखिए, दिनकर की कविता किस भावना से ओतप्रोत है? राष्ट्रीय भावना से। 65 नंबर है, प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस के लम्ही नामक ग्राम में हुआ था, बनारस के लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। चलिए, 66 नंबर है, प्रेमचंद्र की कौन सी कहानी आपके पाठ्य पुस्तक में है? ईदगाह। ईदगाह बहुत ज़्यादा फेमस, आप लोग 7th या 8 में इसको पढ़े होंगे। ईदगाह, जो कि हामिद चिमटा लाती है दादी के लिए, वही कहानी है यहाँ। जब मैं बताऊंगा इस कहानी के बारे में तो देखिएगा कितना मज़ा आएगा पढ़ने में। चलिए, प्रेमचंद्र की कौन सी कहानी आपके पाठ्य पुस्तक में? ईदगाह। उसके बाद है प्रेमचंद्र की पहली मौलिक कहानी कौन थी? संसार का अनमोल रत्न। प्रेमचंद जी ने जो भी कहानी लिखे हैं ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ के। चलिए, प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम जो था या मूल नाम जो था वो है मुंशी धनपत राय। क्या था? धनपत राय जी है। मूल नाम, जन्म, मृत्यु मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि ये सब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और ख़ास करके तिलका मांझी में। प्रेमचंद्र का पिता का नाम क्या था? श्री अजायब घर था, लेकिन इसमें गलती लिखा गया, टाइपिंग हो गया, अजायब घर था, अजायब राय भी बोल सकते हैं इसको। चलिए, 70 नंबर है, प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था? मुंशी धनपत राय, मुंशी धनपत राय। चलिए, अगला है 71 नंबर, क्या है? ईदगाह किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। 1 मिनट, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ग्रीन कर लेते हैं अब। चलिए, 72 नंबर है, देखिए 72 नंबर, ईदगाह किनकी कहानी है? ईदगाह जो है प्रेमचंद्र की कहानी है। ईदगाह किसकी कहानी है? मुंशी प्रेमचंद्र की। आपको पूरा नाम अगर लिखने देगा ना तो वो प्रेमचंद्र मत लिख दीजिएगा, मुंशी भी लिखिएगा, क्योंकि पूरा नाम है आपका। जैसे नाम फलना होगा, जैसे कुछ नाम होगा, मान लेते हैं किसी का नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, मैं अपना ही नाम बता देना चाहता हूँ, मोहम्मद शाहनवाज। अगर मोहम्मद छोड़ देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, वही बात है। चलिए, 73 नंबर, ईदगाह के रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। फिर है 74 नंबर, ईदगाह कहानी के नायक कौन है? हामिद। बताए थे ना हामिद के बारे में। हामिद बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं इंटेलिजेंट बच्चा, अपना सामान नहीं खरीद के वो दादी के लिए क्या लाती है? चिमटा। 75 नंबर है, हामिद ने अपनी दादी के लिए मेले से क्या खरीदा था? लोहे का चिमटा। 76 नंबर है, हामिद किस कहानी का पात्र है? ईदगाह। अमीना किस कहानी
उसकी दादी का नाम है अमीना। किस पात्र की है? ईदगाह कहानी की। हामिद के पिता का क्या नाम था? आबिद। क्या नाम था? आबिद, आबिद हुसैन। चलिए 79 नंबर है, विनोबा भावे का बचपन का क्या नाम था? विनायक नरहरि भावे। क्या था? विनायक नरहरि भावे। फिर 80 नंबर, विनोबा भावे को विनोबा नाम किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। अगला है, विनोबा भावे की कौन सी रचना आपके पाठ्यपुस्तक में संकलित है? जीवन की 3 प्रधान बातें आपके मेरे पाठ्यपुस्तक में संकलित है। फिर लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के इस सेशन का, इस लेक्चर का, वो है जीवन की 3 प्रधान बातें किस प्रकार की रचना है? वो है विचारात्मक रचना। कौन सी रचना है? विचारात्मक रचना। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा पढ़ने में। और अब हम लोग लास्ट लेक्चर, तीसरा लेक्चर MB हिंदी ऑब्जेक्टिव का लाएंगे अगले वीडियो में, तो ज़रूर देखने का प्रयास कीजिएगा। और जी हाँ फ्रेंड्स, अगर व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो उससे ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि इसका PDF जो मिलने वाला है वहीं आपको दिया जाएगा। और आप लोग के छोटे भाई बहन जो भी हैं, तो उसका भी मैं 10th 9th क्लास का स्टार्ट करने वाला हूँ। मैथ्स और जो भी सब्जेक्ट है, संस्कृत, हिंदी, जो भी है, सब चीज़ वाइट बोर्ड पे कवर किया जाएगा। थोड़ी सी लेट है और देर है, अंधेर बोल सकते हैं, तो बस आप लोग के लिए लिए, तो आप लोग पढ़िए अच्छे से, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम जाएगा ना, आप खुद बाय खुद सपोर्ट कीजिएगा। और चलिए फिर इसी तरह लाते रहेंगे, और जो भी सजेशन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आप लोग के बीच रखने का जरूर प्रयास करूंगा। क्योंकि पार्ट 1 में आप देख चुके होंगे कि पार्ट 1 में जो भी सजेशन दिए थे वो हूबहू मेरे क्वेश्चन सजेशन से आया था, लड़ गया था। आप अगर नहीं देखें तो वो जाके वीडियो देख लीजिए, तब आप विश्वास कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, ऐसी बातें तो होती रहेगी, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए और मम्मी पापा का ख्याल रखिए। बाय बाय फ्रेंड्स।